हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करेंटली हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल द रिटर्न्स ऑफ स्केल्स। देखिए, पिछली वीडियो में हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टडी किया था, राइट? और हमने कहा था कि ये लॉ बताती है प्रोडक्शन फंक्शन की बिहेवियर शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप इनपुट्स को चेंज करोगे, इंक्रीज करोगे, तो आपका आउटपुट कैसे इंक्रीज होता है वो स्टडी किया था हमने वेरिएबल प्रोपोर्शन में। आज हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में, राइट, लॉन्ग टर्म में अगर आप इनपुट्स चेंज करोगे तो आपकी आउटपुट कैसे चेंज होती है, उसे हम कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। देखिए, जब हमने वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था तो हमने एटलीस्ट वन इनपुट को कांस्टेंट रखा था। नॉर्मली कैपिटल को ही हम कांस्टेंट रखते हैं, राइट? और जो आपका दूसरा वेरिएबल फैक्टर था लेबर, इसको हमने एक एक करके इंक्रीज करके देखा था कि आउटपुट में क्या चेंज आती है। अब लॉन्ग टर्म में आपको कोई भी इनपुट कांस्टेंट नहीं रखना, यहाँ पे आप सारे इनपुट्स चेंज करोगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म वो पीरियड है जहाँ पे यू हैव द स्कोप एंड द अपॉर्चुनिटी टू चेंज ऑल योर इनपुट्स, राइट? तो चाहे वो कैपिटल हो, लेबर हो, रॉ मटेरियल हो या कोई भी अदर इनपुट्स हो, आप सारे को अगर इंक्रीज करोगे तो आपका आउटपुट कैसे इंक्रीज होता है, वही बिहेवियर हम स्टडी करते हैं रिटर्न्स टू स्केल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ बिफोर यू इवन स्टार्ट रिटर्न्स टू स्केल, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न्स टू स्केल, जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम क्या करते थे, जो इनपुट्स है ना, उनकी प्रोपोर्शन को ही हम चेंज कर देते थे, राइट? फॉर इंस्टेंस वी स्टार्टेड विथ 1 कैपिटल एंड 1 यूनिट ऑफ लेबर, राइट? तो हमारा प्रोपोर्शन था 1:1। अब हम क्या करते थे कि लेबर को तो कैपिटल को तो हम कांस्टेंट रखते थे, लेकिन हम लेबर को इंक्रीज करके देखते थे, राइट? तो अब न्यू प्रोपोर्शन आपका हो गया 1:2। अगेन हम कैपिटल को कांस्टेंट रखते थे एंड लेबर को इंक्रीज करते थे, तो अब न्यू प्रोपोर्शन हो गया 1:3। तो देखिए कैसे आप प्रोपोर्शन को ही चेंज कर रहे हो, राइट? द प्रोपोर्शन इन विच यू आर यूजिंग योर इनपुट इज चेंजिंग, इसीलिए भी इसका नाम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था। अब रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है कि हम प्रोपोर्शन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्रोपोर्शन को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों को ही इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। फॉर इंस्टेंस, हम करेंटली अभी 1:2 प्रोपोर्शन में यूज कर रहे हैं हमारा इनपुट्स, ठीक है? 1 कैपिटल 2 लेबर। अब हम क्या करेंगे रिटर्न्स टू स्केल में, हम दोनों को ही इक्वल प्रोपोर्शन से वी इंक्रीज। फॉर इंस्टेंस, हमने 2 टाइम्स कर दिया, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यू प्रोपोर्शन हमारा हो जाता है 2:4। अब आई होप यू अंडरस्टैंड कि 2:4 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1:2 ही होता है, राइट? तो प्रोपोर्शन हमारा सेम है, लेकिन हमने इक्वल प्रोपोर्शन से दोनों को ही इंक्रीज कर दिया। वी डिडंट डिस्टर्ब द प्रोपोर्शन, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं स्केल इंक्रीज करना, ठीक है? अगर आप इक्वल प्रोपोर्शन में आपके 2 या सारे इनपुट्स, ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के लिए 2 ले रहे हैं, पर रियल लाइफ में तो 2 से ज्यादा इनपुट्स भी आपके हो सकते हैं, राइट? तो सारे इनपुट्स को ही अगर आप इक्वल प्रोपोर्शन से इफ यू आर इंक्रीजिंग, तो उसे हम कहते हैं स्केल को इंक्रीज करना। तो इसीलिए इसका नाम भी रिटर्न्स टू स्केल आया है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्केल, और फिर आप देख रहे हो कि उसकी वजह से आपको क्या रिटर्न मिलता है, यानी आपको आउटपुट कैसा मिलता है। Okay, so this much understood. Now we can start the topic returns to scale. A change in scale means that all factors of production are increased or decreased in the same proportion. Changes in output as a result of variation in factor proportion, as seen before, form the subject matter of law of variable proportion. देखिए, अगर आप फैक्टर की प्रोपोर्शन को वेरी कर रहे हो तो वो आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के स्कोप में, और ये शॉर्ट टर्म में होता है, राइट? ऑन द अदर हैंड, द स्टडी ऑफ चेंजेस इन आउटपुट
as a consequence of changes in scale forms the subject matter of returns to scale. So understood? Now returns to scale may be increasing, constant और decreasing. ठीक है, जैसे कि हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के भी 3 फेजेस हमने देखे थे, राइट? इंक्रीजिंग फेज, डिमिनिशिंग फेज एंड देन नेगेटिव रिटर्न वाला फेज. तो रिटर्न्स टू स्केल में भी यू कैन सी 3 फेजेस. पहला इंक्रीजिंग होता है, फिर कांस्टेंट होता है एंड डिक्रीजिंग फेज. तो ये तीनों फेजेस को हम एक एक करके अभी स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. देखिए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल means that output increases in greater proportion than the increase in inputs. For instance, आपने अपने सारे inputs 2 times से increase कर दिया, right? पर आपका output increase हो गया 3 times से. तो your output is increasing in greater proportion than your increase in input. तो इसको हम कहेंगे increasing returns to scale. Another example, सपोज आपने अपना इनपुट इंक्रीज किया 15% से, लेकिन आपका आउटपुट इंक्रीज हो गया 20% से इन ग्रेटर प्रोपोर्शन, राइट? तो ये आपका हो जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. अब आप पूछोगे क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपना आउटपुट डबल करें और हम अपना इनपुट डबल करें तो हमारा आउटपुट ट्रिपल हो जाए? देखिए, कहीं ऐसे एग्जाम्पल्स है रियल लाइफ में भी जहां आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलेंगे. फॉर इंस्टेंस, देखिए, a slight increase in the amount of flour used in a bakery can result in significantly large number of baked goods produced. अगर आप थोड़ा सा भी आटा इंक्रीज करोगे तो आप ज्यादा बेक्ड गुड्स बना पाओगे. जितने प्रोपोर्शन में आपने आटा इंक्रीज किया था उससे ज्यादा है. देखिए, अगर आप किचन में काम करते हो या आपने मम्मी को करते हुए देखा है तो आपको भी पता होगा कि आपकी मम्मी थोड़ा सा आटा इंक्रीज करती है और उससे 4-5 रोटियां निकाल देती है अगर जरूरत पड़ी तो, राइट? तो ये कुकिंग में देखिए, जब आप बेकिंग करते हो या कुकिंग करते हो तो वहाँ पे पॉसिबल है कि व्हेन यू इंक्रीज योर रॉ मटेरियल्स आपका आउटपुट उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो. अनदर एग्जांपल इज एग्रीकल्चर में. देखिए, प्लांटिंग स्लाइटली मोर सीड्स इन अ फील्ड कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट द क्रॉप आउटपुट व्हेन इट इज टाइम फॉर हार्वेस्टिंग. देखिए, एक सीड से एक पूरा प्लांट बनता है, राइट? और वो कितना ज्यादा आपको क्रॉप आउटपुट दे सकता है. तो आप थोड़े से भी सीड्स इंक्रीज कर दो तो आप सिग्निफिकेंटली अपना क्रॉप का आउटपुट इंक्रीज कर सकते हो. सो दीज वर 2 एग्जांपल्स फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग. देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी ऐसा हो सकता है कि आप इनपुट इंक्रीज कर दो तो आपका आउटपुट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाए. नाउ नॉर्मली इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आपको देखने को मिलेगा इन द इनिशियल फेज जहां पे आप स्केल इंक्रीज करना शुरू करोगे. ठीक है, व्हेन अ फर्म एक्सपैंड्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल्स आर ऑब्टेन्ड इन द बिगिनिंग. तो उसकी जो एक्सपेंशन फेज के बिगिनिंग स्टेज में आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलेगा. तो ऐसा क्यों, क्या रीजन है कि इनिशियली आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलता है? कई सारे रीजन है. फर्स्ट इज इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स. देखिए, कोई इनपुट्स ना बने ही इसलिए होते हैं कि आप उनको लार्ज स्केल में यूज कर सको. जैसे कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, इनकी काफी हाई कैपेसिटी होती है, राइट? फॉर इंस्टेंस 10K गुड्स प्रोड्यूस करने की या 50,000 गुड्स प्रोड्यूस करने की. तो ये प्लांट एंड मशीनरी तो तभी एफिशिएंटली काम कर पाएंगे ना जब आपको उनको इतने इनपुट्स दो कि वो 10K गुड्स प्रोड्यूस कर सके या 50K आउटपुट प्रोड्यूस कर सके. अगर आप इससे कम कैपेसिटी में यूज करोगे तो ये ज्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएंगी, राइट? अब मान लीजिए अगर ये प्लांट एंड मशीनरी आपके डिविजिबल होते, ठीक है, आप इनको डिवाइड कर सकते थे 100 यूनिट्स 100 यूनिट्स 100 यूनिट्स करके आपने डिवाइड करा होता. तो अगर आपको 100 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करनी थी तो आप एक टुकड़ा प्लांट ले लेते, इसको 100 यूनिट्स आउटपुट के बराबर का इनपुट देते थे और एफिशिएंटली 100 यूनिट प्रोड्यूस कर लेते. लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है ना. प्लांट मशीनरी जैसे चीजें ये डिविजिबल नहीं होते. आपको एफिशिएंटली यूज करना है तो आपको 100 के बराबर का ही इनपुट देना पड़ेगा, तभी ये एफिशिएंटली 100K का आउटपुट देगा, राइट? तो ये इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स की वजह से भी एज यू स्टार्ट इंक्रीज योर स्केल इन द बिगिनिंग, आपके प्लांट्स मशीनरी ये ज्यादा एफिशिएंटली काम करने लग जाएंगे और आपको ज्यादा आउटपुट देने लग जाएंगे. ठीक है, इंक्रीजिंग
स्केल में आपको आउटपुट देने लग जाएंगे। अनदर रीजन इज स्पेशलाइजेशन ऑफ लैंड एंड मशीनरी। देखिए आपके पास जो लैंड है, मशीनरी है, अगर आप उसकी स्केल को इंक्रीज करो तो आप उसे ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर पाओगे, बिकॉज यू कैन डिवाइड द लैंड एंड डिवाइड द मशीनरी, और आप इनको मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए, मल्टीपल लाइंस प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस आपने बड़ा सा फार्म अपना इंक्रीज कर लिया, ठीक है, यू हैव अ बिग पीस ऑफ लैंड। सो इनिशियली आपके पास छोटा था, अब आपने बड़ा ले लिया। तो मान लीजिए लैंड का ये टुकड़ा ये वाटर बेड के पास है और ये ड्राई एरिया के पास है, ठीक है। अब जो वाटर बेड का पास का लैंड है, आप इसे सूटेबल क्रॉप ग्रो करने में यूज कर सकते हो, राइट। और ये ड्राई एरिया को आप कोई और पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि एनिमल फार्मिंग के लिए। तो बिकॉज आप स्केल इंक्रीज कर पाए, आप लैंड ज्यादा ले पाए, तो आप इसको डिवाइड करके मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर पाए, जो आपकी लैंड की आउटपुट इंक्रीज कर पाए, ठीक है। तो स्पेशलाइज हो गई ना आपकी लैंड, तो इसकी वजह से भी आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती। देन अगेन मशीनरी में भी सेम। देखिए आप मान लीजिए एक प्रोड्यूस बना रहे हैं ए, ठीक है, आप ए प्रोड्यूस कर रहे हैं और ए आपको कुछ बाई प्रोडक्ट देता है बी। अब ये बाई प्रोडक्ट भी इस मशीन में आप डाल के कोई और आउटपुट निकाल सकते हो सी। तो एक ही मशीनरी आप मल्टीपल लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हो व्हेन यू इंक्रीज द स्केल। तो इसकी वजह से भी आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है। देन अनदर रीजन इज इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्निक्स। देखिए जब आप लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने लग जाओगे तो यू आर बाउंड टू इम्प्रूव योर प्रोडक्शन टेक्निक। आप देखोगे कि कौन सा मेथड सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, आप वही फॉलो करोगे। आप अपने वर्क फ्लोज को स्ट्रीमलाइन करना शुरू करोगे, प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करना शुरू करोगे, तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। तो ये इम्प्रूवमेंट की वजह से भी आपका यू कैन सी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो अंडरस्टूड इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है एंड व्हाई इनिशियली फर्म एक्सपीरियंसेस इंक्रीजिंग रिटर्न्स। मेन रीजन तो इंडिविजुअलिटी फैक्टर्स ही है, देन स्पेशलाइजेशन एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्निक भी इट हेल्प्स यू ऑब्टेन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। नाउ इंक्रीजिंग रिटर्न्स के फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है उसको हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। देखिए अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स पे आपको रैपिड ग्रोथ देखने को मिलता था आउटपुट में, तो कांस्टेंट रिटर्न्स के केस में ये स्टेज में आपको एक बैलेंस्ड ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप जिस प्रोपोर्शन में आपका इनपुट इंक्रीज करते हो उसी प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट भी इंक्रीज होता है। फॉर इंस्टेंस अगर आपने 15% से आपने सारे इनपुट्स इंक्रीज किए तो आपका आउटपुट भी इंक्रीज होता है बाय 15% ओनली। तो क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शन कांस्टेंट है इनपुट आउटपुट का, तो इसीलिए इसको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहा जाता है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मींस दैट विद द इंक्रीज इन स्केल इन सम प्रोपोर्शन आउटपुट इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन। स्केल का मतलब है कि सारे इनपुट्स को इंक्रीज करना, राइट। तो जिस प्रोपोर्शन में, कोई भी प्रोपोर्शन में आप इनपुट्स को इंक्रीज करो, स्केल इंक्रीज करो, आपका आउटपुट भी सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज होता है। This often occurs when resources are efficiently utilized without experiencing and a firm runs without experiencing inefficiencies. देखिए जो इनिशियल आपका फेज था इंक्रीजिंग रिटर्न्स का, वहाँ पे आपकी कुछ रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज थे, राइट। तो जब आपने यूटिलाइज करना शुरू किया तो आपको रैपिड आउटपुट में ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन इस फेज में आप ऑलरेडी अब उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है। आप ऑलरेडी उनको ऑप्टिमम कैपेसिटी में यूटिलाइज कर रहे हो। तो ये फेज कौन सा फेज है जहाँ पे आपके रिसोर्सेज आर ऑप्टिमम कैपेसिटी में यूटिलाइज हो रहे हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, और यहाँ पे आपको किसी तरीके का इनएफिशिएंसीज देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो रिसोर्स प्लांट एंड मशीनरी यूटिलाइजेशन की हो, या आपकी लेबर्स की यूटिलाइजेशन की हो, या फिर आपके प्रोसेसेस, राइट, प्रोसेसेस, वर्कफ्लोज, सारे इस फेज में आके एफिशिएंट होना स्टार्ट करते हैं, सारे स्मूथली रन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप इनएफिशिएंसीज एक्सपीरियंस करने लग गए तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स का फेज होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट रिटर्न्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का रिटर्न्स के बीच का फेज है। इनफैक्ट मोस्ट प्रोड्यूसर्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये ऑप्टिमम फेज है टू बी इन, क्योंकि यहाँ पे
आपको कोई वेस्टेज भी नहीं देखने को मिलता, बिकॉज आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज है और इनएफिशिएंसीज भी आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। ओके, तो ये आप मान सकते हो कि एक बैलेंस्ड ग्रोथ का फेज है, सस्टेनेबल ग्रोथ का फेज है। ठीक है, constant returns to scale provides stability in operations and planning. This stability helps in managing cost and resources more predictably. देखो ये रिटर्न ये फेज में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, राइट? अगर मैं इतना इनपुट इंक्रीज करूंगा तो आपका अंदाजा हो जाता है कि मेरा आउटपुट भी लगभग इसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा। तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी आपको प्लानिंग करने में, ठीक है, चाहे वो आउटपुट की प्लानिंग हो या रिसोर्सेज यूटिलाइज करने की प्लानिंग हो, वो करने में हेल्प करती है। आपको कोई भी इतना सरप्राइजेस या शॉक्स देखने को नहीं मिलता यहाँ पे, तो आप एक स्टेबल तरीके से अपना ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और कॉस्ट और रिसोर्सेज मैनेज करना भी यहाँ पे आसान हो जाता है। इन द लॉन्ग रन, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ऑफन सजेस्ट a sustainable growth trajectory. Companies can grow steadily without encountering significant hurdles related to excessive high cost or product quality. देखिए, जब इनिशियली आप स्केल इंक्रीज करते हो तो आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, राइट? तो वहां पे हो सकता है आपको कॉस्ट की हर्डल हो, लेकिन इस फेज में आके आप एक मुकाम हासिल कर चुके हो। ठीक है, एक ग्रोथ का मुकाम आप ऑलरेडी हासिल कर चुके हो, तो कॉस्ट की यहाँ पे आपको हर्डल नहीं आती और प्रोडक्ट क्वालिटी की भी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपकी एफिशिएंटली रन कर रही है, राइट? चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे आपके लोग हो जो सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, या फिर आपकी प्रोसेसेस हो, सब एफिशिएंट है, तो प्रोडक्ट क्वालिटी भी यहाँ पे ऑप्टिमम आपकी है। अब ये पॉइंट जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कभी कभार एग्जाम में पूछी जाती है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अदरवाइज इज आल्सो कॉल्ड एज लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए, एग्जाम में पूछी जाती है कि लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन किस स्टेज को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कांस्टेंट रिटर्न्स वाला फेज। अब लीनियर, देखिए, अगर मैथ्स में या इकोनॉमिक्स में हम लीनियर किसको कहते हैं कि अगर दो वेरिएबल है और आप एक वेरिएबल में चेंज करो और दूसरा वेरिएबल भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो, तो उसको लीनियर कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल है, इनपुट एंड आउटपुट, राइट? तो हम जिस रेट में इनपुट चेंज कर रहे हैं, जिस प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन में आउटपुट चेंज हो रहा है, तो इसलिए लीनियर कहा गया है। और होमोजेनियस का मतलब होता है सेम या फिर कांस्टेंट, राइट? तो क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रोपोर्शन सेम है, इनपुट आउटपुट की कांस्टेंट है, तो इसलिए इसको लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। अब देखिए, ये प्रोडक्शन फंक्शन जो कांस्टेंट रिटर्न्स की प्रोडक्शन फंक्शन है, वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब देखिए, जो हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन, एक बार देख लेते हैं। नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन कैसा होता था? आउटपुट आपका होता था क्यू, राइट? कहीं कहीं लोग आउटपुट को क्यू एक्स भी लिखते हैं, तो क्यू एक्स आउटपुट आपका है और इट वुड बी अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। इस तरीके का आपको दिखने को मिलता था, राइट? अब मान लीजिए मैंने स्केल इंक्रीज कर दी इसको, ठीक है, दोनों को मैंने 2 टाइप्स से इंक्रीज कर दिया, तो अब आपका फंक्शन कैसा होगा? 2k हम लिख सकते हैं, 2l लिख सकते हैं, राइट? या फिर आप 2 को कॉमन ले लूं अगर मैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, राइट? अब इसका क्या मतलब है कि आपने यू इंक्रीज्ड इट बाय 2 टाइम्स, राइट? लेकिन ये एग्जाम्पल में हमने 2 लिया है, लेकिन रियल में तो आप कोई भी प्रोपोर्शन से इंक्रीज कर सकते हो ना, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1.5 टाइम्स। तो ये जो भी प्रोपोर्शन है, इसको हम ये कांस्टेंट नंबर के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? और जिस कांस्टेंट नंबर से आपने अपना इनपुट इंक्रीज किया, देखिए वही कांस्टेंट नंबर से आपको आपका आउटपुट भी यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये फंक्शन बेसिकली यही रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आप के, ठीक है, के कोई भी नंबर हो सकता है, इफ यू इंक्रीज योर स्केल बाय के टाइम्स, आपकी आउटपुट भी इंक्रीज हो रही है बाय के टाइम्स। देखिए यहाँ पे वही कॉमन लेके दिखाया जा रहा है कि के टाइम्स से आपने अपना इनपुट इंक्रीज किया है, तो आउटपुट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग बाय के। नाउ इट हैज बीन फाउंड दैट individual firm passes through a long phase of constant returns to scale in its lifetime. तो देखिए, फॉर अ सर्टेन पीरियड आप रैपिड ग्रोथ के फेज में होते हो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स के फेज में, राइट? तो उसके बाद लंबे टाइम तक आपका फर्म जो है, आपका ऑपरेशन जो है, वो कांस्टेंट रिटर्न्स के फेज में रन करता है, ठीक है? पासेस थ्रू अ लॉन्ग फेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स।
नाउ कांस्टेंट रिटर्न के बाद आपका जो नेक्स्ट फेज है आता है वो है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स में आप जिस प्रोपोर्शन से आपका इनपुट इंक्रीज करते हो उससे कम प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट इंक्रीज होता है। फॉर इंस्टेंस अगर आपने 20% से आपका सारा इनपुट इंक्रीज किया है तो आपका आउटपुट इंक्रीज होगा सिर्फ 10%। ओके, द इंक्रीज इन आउटपुट इज इन लेस प्रोपोर्शन देन इंक्रीज इन इनपुट, तो इसीलिए इसको डिक्रीजिंग रिटर्न्स हम कहते हैं। When output increases in smaller proportion relative to increase in all inputs, decreasing returns to scale are said to prevail. When a firm goes on expanding by increasing all inputs, decreasing returns to scale set in. देखिए, अब जब फर्म बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो उसकी स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, उसे मैनेज करना मुश्किल होता जाता है। एक ग्रोथ के बाद, ठीक है, एक मुकाम की बात अगर आप बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लग जाओ तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल द ग्रोथ। मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसीज सेट इन करने लग जाते हैं और डिक्रीजिंग रिटर्न्स आपका स्टार्ट हो जाता है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इवेंचुअली अकर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टीज ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इश्यूज लाइक कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स, ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए, ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब है? देखिए, आप एक एम्प्लॉय, आप नहीं, मैं, चलो ठीक है, मैं एक लोअर लेवल एम्प्लॉय हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में। अब मुझे कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है, तो पहले मैं अपने सीनियर से अप्रूव कराऊंगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट अथॉरिटी हो गया। अब ये सीनियर अपने सीनियर से अप्रूव कराएगा, सेकेंड अथॉरिटी ये अपने सीनियर से अप्रूव कराएगा। तो देखिए, एक छोटी सी डिसीजन लेने के लिए भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि आपको बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये डिसीजन डिले होता है और आपके काम पे असर हो सकता है। अगर छोटा सा ही फॉर्म था तो ठीक है, अथॉरिटी भी कम हो जाती है, राइट। आपको एक अथॉरिटी शायद डिसीजन लेनी हो, फटाफट से काम होने लग जाता है। लेकिन जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो ये ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम आपको दिखने को मिलती है, जो काम को डिले कर सकती है। ठीक है, और inefficiencies due to increased organizational complexity can lead to decreasing returns. ठीक है, when the firm has expanded to a very large size, it is difficult to manage it with same efficiency as earlier. ओके, तो ये थे आपके 3 phases। पहले रैपिड ग्रोथ का फेज होता है when you increase scale, फिर लंबे समय तक कांस्टेंट रिटर्न्स में आप चलते हो, फिर अगर आप ज्यादा बड़े हो जाते हो तो आपको डिक्रीजिंग रिटर्न्स भी देखने को मिल सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। ओके, नाउ बिफोर यू गो, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमने ऑनलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च किया है फॉर सीए फाउंडेशन पेपर 4, यानी आप घर बैठे बैठे ही मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हमने 2 मॉक टेस्ट लॉन्च किया है। देखिए, बिल्कुल ये इंस्टीट्यूट फॉर्मेट में है। आपको 100 चैलेंजिंग क्वेश्चंस दिया जाएगा जो आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो टाइमर होगा ये टेस्ट में, तो आप एक बार आप टेस्ट ऑन कर लोगे तो आप टाइमर चलती रहेगी और आपको टाइम बताती रहेगी, तो 2 घंटे के अंदर आपको फिनिश करना होगा। एक बार आप फिनिश कर लोगे तो आपको तुरंत ही आपका स्कोर दिख जाएगा। ठीक है, स्कोर ऑल्सो इंक्लूड्स नेगेटिव स्कोर, तो जैसा एग्जाम में आपको स्कोर दिया जाएगा वैसे ही हम भी देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कितनी स्कोर ले आने के अभी काबिल हो, आपकी प्रिपरेशन कितनी है, अभी किस लेवल पे है, तो आपको ये पता चल जाएगा। हमने जानबूझ के ही बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चंस डाली है ताकि हम आपकी डाउट क्लियर कर सके। ठीक है, देखिए, मिस्टेक भी आप करो तो हम चाहते कि इसी टेस्ट में करो, और फिर हर क्वेश्चन के नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है डिटेल में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्यों मिस्टेक किया था और करेक्ट आंसर क्या है। तो ये सब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 100 रुपीज में। तो ये बहुत ही एक नॉमिनल फी है। आप अपने एग्जाम से पहले अपने कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, ठीक है, टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आपको टेस्ट से रिलेटेड या जनरली भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हम टेलीग्राम चैनल में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।